हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 16 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपसे कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछेंगे। 16 जुलाई 1999 को जॉन एफ कैनेडी के पुत्र जॉन एफ कैनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। और एक आज के दिन की ही बात है, 2001 में 16 जुलाई 2001 में क्या हुआ था, जैक्स रोगे जो थे ना, जैक्स रोगे, ये बेल्जियम के थे। इनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 8वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। आज ही के दिन 2002 में प्रागवे जो देश है, उस प्रागवे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जैसे हम बात करें 16 जुलाई 2003 की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाकी कई इस्लामिक कंट्रीज थी, 50+ कंट्रीज थी, इन्होंने इजराइल को 2005 तक मान्यता देने पर ये सब राजी हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हैं आज के दिन की। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी इस वास्तविक कक्षा के बारे में। आज जिनका जन्मदिन है, जो हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं या जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनके बारे में हम बातें कवर करेंगे। तो चलिए, ये कौन है, इनके बारे में शायद आपने बखूबी सुना भी होगा। धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले जो हैं, इनका अहम योगदान है हमारे भारतीय खेलों में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? पुणे। और ये पुणे कहाँ पर है? तो आपको पता है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में जन्मे धनराज पिल्ले, ये हमारे पुरुष हॉकी टीम के बड़े ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको हमारे भारत सरकार के द्वारा चौथे नंबर का नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया था 2001 में। और उससे पहले इनको एक खेल पुरस्कार दिया गया, जिसे हम बोल देते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किए गए ये? तो आप लिखेंगे 1999 की बात है ये। इससे पहले इनको एक पुरस्कार और दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था इनको 1995 के आसपास में। तो इस प्रकार ये हमारे बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। 2021 में इन्होंने कहा था कि आप मुझे हॉकी टीम का कोच बना दीजिए, मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा। कैसे रिजल्ट नहीं मिलता है, हॉकी टीम को बड़े बेहतरीन सिरे पर हम पहुंचाएंगे, ऐसा कहा धनराज पिल्ले ने कि अगर उनको कोच बनाया गया तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
चलिए, तो ये तो है कुछ समय पहले की बातें, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो फिर आप किनका नाम लिखेंगे? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इनमें से। तो अगर आपने लिखा होगा ना हरमनप्रीत सिंह, तो आपने बहुत ही बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और जैसे हम बात करें अभी जो आपके खेल होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेंगे, और ये जो हमारे हरमनप्रीत सिंह हैं ये कौन से नंबर के कप्तान माने जाएंगे? अब 22वें कप्तान माने जाएंगे, जो ओलंपिक खेलों में हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। और ओलंपिक खेल कहाँ पर होने वाले हैं? पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले की बात करें तब हमारे यहाँ पर जो कप्तान थे वो कौन थे? तो नाम आता है मनप्रीत सिंह का। मनप्रीत सिंह जब भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे 2020 में, जब ये टोक्यो में ओलंपिक हुए थे। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। तो जापान के टोक्यो शहर में जहां पर ओलंपिक हुए, उस ओलंपिक खेलों में मनप्रीत सिंह हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे थे। और भारत ने उसमें, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। भारत ने कांस्य पदक जीतने के साथ ओलंपिक हॉकी पदक के 41 साल के इंतजार को समाप्त किया था। यानी कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत ने 41 सालों के बाद कोई पदक जीता, वो भी कौन सा था? कांस्य पदक। और जैसे हम बात करें, मनप्रीत सिंह उन दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल होते हैं जिनमें हम मेजर ध्यानचंद का नाम लेते हैं, कुंवर दिग्विजय सिंह का नाम लेते हैं, और बलबीर सिंह सीनियर जैसे कुछ दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं। उन्हीं की श्रेणी में मनप्रीत सिंह को एक सम्मान दिया जाता है। और जैसे हम बात करें जयपाल मुंडा के बारे में, जयपाल मुंडा जो थे ये भी हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। और जैसे हम बात करें 1928 में एम्स्टर्डम में जो खेल हुए थे ना, एम्स्टर्डम, उन एम्स्टर्डम खेलों में इन्होंने क्या किया था? हमारे भारतीय टीम की कप्तानी की थी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो नाम आता है जयपाल मुंडा का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और देश को पहला स्वर्ण पदक हॉकी में किसने जिताया था? तो भी नाम आता है जयपाल मुंडा का। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात करें प्रगट सिंह के बारे में, प्रगट सिंह ने 2 ओलंपिक खेलों में भारत का नेतृत्व किया है, और एकमात्र भारतीय कप्तान जिन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने, जैसे हम बात करें 1992 में जो बार्सिलोना में हुआ था, बार्सिलोना ओलंपिक खेल बार्सिलोना में हुआ 1992 में, उसमें भी ये भारत के कप्तान थे। और एक 1996 में अटलांटा में हुआ था ओलंपिक खेल, उसमें भी क्या है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे प्रगट सिंह। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? यही तो हैं वर्तमान में हमारी पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, जिनका नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह। अभी जो पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें ये हमारे भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे, और ये 22 में कप्तान बन जाएंगे हॉकी टीम के। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भागवत कराड़। भागवत कराड़ जो हैं ये बाल रोग विशेषज्ञ रह चुके हैं और एक नेता भी हैं। बाल रोग विशेषज्ञ, इसके साथ साथ में एक अच्छे राजनेता भी हैं। और कौन सी पार्टी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान इनको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का
पदभार सौंपा गया था। इनका जन्म आज ही के दिन 1956 में हुआ। कहां पर हुआ इनका जन्म? लातूर में। और ये लातूर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो चलिए आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भागवत कराड़ का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा सी ऑप्शन, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ इनका पूरा नाम है। महाराष्ट्र में जन्मे भागवत कराड़ ने 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन सा स्थान पाया था? वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में स्थान पाया था। उन्होंने अनुराग ठाकुर की जगह ली थी उस समय, क्योंकि अनुराग ठाकुर को फेरबदल करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया और इनकी जगह पर, यानी कि अनुराग ठाकुर की जगह पर इनको वहां पर बना दिया गया राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय में। अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण का नाम आता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। उसी मायने में हम बातें कवर करेंगे और इस बहाने ये उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज जयंती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। ये कौन है? ये हैं आर के धवन। आर के धवन जो थे, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 16 जुलाई 1937 को। इनका जन्म आजादी से पहले हुआ चिन्नौट में, और वर्तमान की दृष्टि से ये चिन्नौट कहाँ पर पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन आजादी से पहले तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। और इनकी मृत्यु 2018 में हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, और इनको किस वजह से जाना जाता है? तो ये इंदिरा गांधी के क्या रहे थे? निजी सचिव रहे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। और जैसे इसी वजह से ये बड़े फेमस रहे थे, लेकिन इनके बाद में जो हम बात करें, सोनिया गांधी के समय में भी इनको महत्वपूर्ण पद दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के बारे में सभी को पता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो नाम आता है इंदिरा गांधी का। और इन्हीं इंदिरा गांधी के क्या थे? ये निजी सचिव रहे थे। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो आपको इसमें पता होना चाहिए। ये 24 जनवरी 1966 को पीएम बनी, पहली महिला पीएम। और कब तक रही? तो 24 मार्च 1977 तक ये रही थी। 1977 में इनकी सरकार क्यों चली गई? क्योंकि इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी थी, 2 साल, यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक चली। इसी वजह से बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने समर्थन कर लिया, आपसी एकता कर ली, और इसी वजह से फिर जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी का फिर हम देखते हैं कि जनता पार्टी का नेतृत्व किया था उसमें मुरारजी देसाई ने। मुरारजी देसाई जनता पार्टी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री बने, और जनता पार्टी लंबे समय तक चल नहीं पाई, क्योंकि जनता पार्टी में भी क्या हो गया? टकराव हो गया। और फिर बाद में लोकदल के एक नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर से एंट्री होती है फिर किसकी? इंदिरा गांधी की दूसरी बार एंट्री हुई। फिर कब? 14 जनवरी 1980 को। और कब तक रही फिर ये? 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रही। बाद में आपको पता है इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो इसी हम बात करें एस्पेक्ट की, तो इंदिरा गांधी के निजी सचिव कौन रहे थे? आर के धवन। इनके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। और जैसे इंदिरा युग का नाम लिया जाता है, ठीक है ना, तो इनका काफी लंबा टाइम पीरियड रह चुका था। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बात करें तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी।
विजया लक्ष्मी पंडित। और जैसे हम बात करें यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनजी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नाम किसका आता है? तो नाम आता है विजया लक्ष्मी पंडित का। चाहे ऐसा लिखा आए चाहे लिखा आ जाए यूएनजीए की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो जाहिर सी बात है यही नाम होगा। बछेंद्री पाल की बात करें तो आप कहेंगे पहली भारतीय महिला पर्वतारोही, ठीक है ना। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? तो बछेंद्री पाल का नाम आता है। सरोजिनी नायडू के बारे में बात की जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनको ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। उस कानपुर के अधिवेशन में पहली बार किसी महिला, वो भी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। लेकिन महिला की बात की जाए तो आप लिखेंगे कि 1917 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम आए तो आप लिखेंगे सरोजिनी नायडू का नाम, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में आपको बखूबी पता ही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनका नाम बड़े शान से लिया जाता है। और 16 जुलाई 1909 में इनका जन्म हुआ। कहाँ का जन्म है इनका? हरियाणा। हरियाणा की बेटी कही जाती है। और इनके पति का नाम था आसफ अली, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है श्रीमती अरुणा आसफ अली। अरुणा इनका ओरिजिनल नाम था। और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1996 को हुई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही और एक अच्छी शिक्षिका भी रही। स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन के बारे में जवाब देने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली रिक्त स्थान में भूमिगत गतिविधि की एक प्रमुख महिला आयोजक थीं। अगर आपने लिखा होगा भारत छोड़ो आंदोलन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तो जैसे हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1942 में। ग्वालियर टैंक मैदान में एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। 7 अगस्त 1942 की बात है। अगले दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि हम अंग्रेजों के सामने एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं जिसका नाम हम रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सभी ने विचार विमर्श किया और उसी दिन वो प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। बड़े स्तर पर ये शुरू हुआ था आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान एक महिला ऐसी भी थी जो भूमिगत गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा रही, जिनका नाम आता है अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गलती आपकी बिल्कुल भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जैसे हम बात करें अरुणा आसफ अली को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनको लेनिन पुरस्कार भी दिया गया। लेनिन पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो ये बात है 1964 के आसपास की। इनको एक पुरस्कार दिया गया था जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। चलो यहां पर लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है, ये कब की बात है? तो ये बात है 1991 के आसपास की। भारत सरकार के द्वारा इनको दूसरे नंबर का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया जिसे हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं, और ये बात है 1992 की। इनको भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में दिया गया था। इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष योगदान रहा था अरुणा आसफली का। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1998 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उनके सम्मान में नई दिल्ली की एक सड़क का नाम बदलकर अरुणा आसफ अली मार्ग भी किया गया था। ठीक है, तो अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था, इनकी आज जयंती है। इनका नाम क्या है? के.वी. कृष्ण राव। के.वी. कृष्ण राव के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 16 जुलाई 1923 को हुआ था। आज़ादी से पहले की बात है ये। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ? मद्रास में। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 2016 को हुई थी। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से इनको जाना जाता है? तो ये हमारे भारत के, यानी कि हम सेनाओं में से एक सेना की बात करें, थल सेना के बारे में, तो थल सेना के ये क्या रहे थे? प्रमुख रहे। तो आप कहेंगे कौन से नंबर के? तो 11वें नंबर के, 11वें थल सेना प्रमुख रहे थे ये। ठीक हुआ आपको ये पॉइंट। इसके बाद में इन्होंने राज्यपाल की भूमिका निभाई अलग अलग जगहों पे। जैसे ये मणिपुर के राज्यपाल रह चुके हैं, नागालैंड के भी, मिजोरम के भी, त्रिपुरा के भी। तो यहाँ पर इन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। लेकिन मुख्य रूप से इनको किस वजह से जाना जाता है? तो ये हमारी भारतीय थल सेना में 11वें सेना प्रमुख रहे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख कौन है, तो आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन डी तो बहुत ही अच्छी बात है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पर फरवरी 2024 को इनको क्या बनाया गया था? हमारी भारतीय थल सेना में उप प्रमुख की भूमिका इनको दी गई थी। उप प्रमुख बने थे। और फाइनली उप प्रमुख से ये कब बन गए? तो 30 जून की बात है। 30 जून 2024 को ये क्या बन गए? थल सेना के प्रमुख बन गए। और जैसे हम बात करें इनसे पहले कौन थे, तो नाम आता है मनोज पांडे का। मनोज पांडे इनसे पहले थे। ठीक है, और उनसे भी पहले कौन थे? एम नरवणे का नाम आता है। लेकिन हम वर्तमान की सीडीएस की बात करें तो सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप लिखेंगे नाम जनरल चौहान का, अनिल चौहान। ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम जिक्र करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नर बहादुर, नर बहादुर भंडारी। ठीक है ना। और जैसे हम बात करें आज ही के दिन इनका क्या देहांत हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? मालबेसी। मालबेसी नाम का एक गांव है जो कहाँ पर है? सिक्किम में है, सिक्किम। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 16 जुलाई 2017 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ये किस वजह से जाने गए? ये जाने गए थे सिक्किम के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में। सिक्किम के सेकंड सीएम कौन रहे? तो नर बहादुर भंडारी। और आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1979 से 1984 तक रहे थे। बाद में 1985 से 19, चलो लिख देता हूं मैं, 1979 से
1984 तक ये सीएम रहे। उसके बाद में 1985 से लेकर 1989 तक ये सीएम रहे, और फिर 1989 से लेकर 1994 तक भी ये इस सिक्किम के क्या रहे थे, सीएम रहे। तो चलो आप एक क्वेश्चन ये बताओ कि सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे आप, जल्दी जल्दी बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा प्रेम सिंह तमांग तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। प्रेम सिंह तमांग कौन सी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो एक पार्टी है वहां पर जिसे हम बोल देते हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी बने थोड़े ही दिन पहले, मैंने न्यूज़ भी कवर की थी, पिछले महीने की बात है। पेमा खांडू की बात की जाए तो पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। और जैसे हम बात करें मोहन चरण मांझी के बारे में, ये कौन सी पार्टी के हैं, ये भी बीजेपी पार्टी के हैं, एक आदिवासी नेता हैं, और ये पहली बार ओडिशा के सीएम बने हैं। ओडिशा में आप ऐसा मान के चलिए कि बीजेपी के ही पहली बार सीएम बने हैं। कौन? मोहन चरण मांझी। नारा चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो ये कौन सी पार्टी के हैं, तो इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं ये। और ये कहाँ के हैं, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश के चौथे सीएम हैं, आंध्र प्रदेश के चौथे सीएम। तो वैसे दूसरे हैं, दूसरे किस मायने में और चौथे किस मायने में? आपको पता है तेलंगाना इसी का हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का। अगर हम नॉर्मल कर लें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को अलग अलग मिलाया जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये 4 बार रहे। लेकिन 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद भी अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के 2 बार सीएम ये रहे, तो टोटल आप 4 बार कह सकते हैं। एक तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के रहे, और एक इसका जब विभाजन हो गया उसके बाद भी क्या रहे थे, ये वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसी समय इन चारों राज्यों में, यानी कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा, यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपको पता है। और हम किसके बारे में बात कर रहे थे? नर बहादुर भंडारी के बारे में। नर बहादुर भंडारी 1979 में पहली बार बने थे सिक्किम के मुख्यमंत्री, और वैसे सेकंड सीएम माने जाते हैं वहां के। 1977 में सिक्किम जनता परिषद पार्टी का गठन इन्होंने किया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1984 में नर बहादुर भंडारी ने सिक्किम जनता परिषद को भंग कर दिया और एक नई पार्टी बनाई, सिक्किम संग्राम परिषद। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहले गोरखा व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो आप लिखेंगे नाम नर बहादुर भंडारी का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है, पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसने नीनासम धर्म संस्था की स्थापना की थी? आपके सामने ये बातें लिखी गई हैं, आप बताइए। अगर आपने लिखा होगा के वी सुबन्ना तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। नीनासम धर्म संस्था की स्थापना किसने की थी? के वी सुबन्ना ने। ठीक है ना। और जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 20 फरवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था मैसूर में। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, आज ही के दिन हुई थी 2005 में। किस मायने में ये महत्वपूर्ण रहे हैं, तो इन्होंने साहित्य को एक नया आयाम दिया। ये एक साहित्यकार भी रहे और ये एक पत्रकार भी रहे थे। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। जैसे हम बात करें पद्मश्री की, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और इनको एक और पुरस्कार दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार।
रैमन मैगसेसे पुरस्कार इनको किस वजह से मिला? पत्रकारिता, साहित्य और कला के सृजनात्मक आयामों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था 1991 में। ठीक है। इन्होंने नीनासम धर्म संस्था की स्थापना की थी। जाने माने नाटककार रहे हैं। कन्नड़ थिएटर के लिए मील का पत्थर माने जाते थे ये। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और कन्नड़ भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया। के वी सुबन्ना के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। विजय कुमार बेनीवाल यानी कि मैं हो गया, और मैं यानी कि इसका संस्थापक एडुरोही का, जिस पर आप ये कक्षा देख रहे हैं। एडुरोही की स्थापना किसने की? विजय कुमार बेनीवाल। नारा चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश के क्या हैं? वर्तमान में सीएम हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। किस पार्टी के अध्यक्ष हैं ये? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के। टोटल कितनी बार आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं? 4। चौथी बार ये सीएम बने हैं अभी। और तेलंगाना के अलग होने के बाद कौन सी बार बने हैं? दूसरी बार। विजय शेखर शर्मा की बात की जाए तो ये किसके संस्थापक हैं? ये हैं पेटीएम के संस्थापक। पेटीएम का तो आपको पता होगा, पेटीएम से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो ये आपको पता होना चाहिए के वी सुबन्ना के बारे में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1991 में मिला। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।